Good morning, student. In the previous class, we started the civics portion, chapter 1. What is democracy? Why democracy? In the first half part of this chapter, we studied about the meaning of democracy and the features of democracy. Okay, I explained it already. Now, today, we shall study the merits of democracy and demerits of democracy. Okay, argument against democracy and argument for democracy. डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, उनमें अच्छाइयाँ क्या हैं और उनमें कमियाँ क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं. नाउ हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी ही क्यों. हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें क्या समझा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. बट डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट है, इसके फीचर्स हमने पढ़े थे. उसके फीचर्स पढ़ के हमें समझ में आया था कि ये दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट वाई ओनली डेमोक्रेसी. तो हम इसके पहले इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, फिर इसके अगेंस्ट. पहले हम इसके अगेंस्ट पढ़ते हैं, फिर उसके फेवर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके अगेंस्ट मतलब इसमें कमियां क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं. ठीक है, इसकी सबसे पहली कमी ये है कि लीडर चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, है ना. तो इंस्टेबिलिटी हो जाती है लीडरशिप में. और डेमोक्रेसी जो है ऑल अबाउट ये पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले बस बन के रह जाता है. जिसके पास पावर है वही इलेक्शन जीतता है और ये कंपटीशन की तरह लिया जाता है. इसमें मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता है ना. कई जो बहुत सारे पीपल होते हैं वो डेमोक्रेसी को ही कंसल्ट करते हैं, बट इसमें काफ़ी डिले होता है. इसका जो लीडिंग है इसमें कंसल्टेशन काफ़ी डिले होता है. डिसीज़न मेकिंग जो इसकी प्रोसेस है काफ़ी लेंथी होती है. जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो पीपल के इंटरेस्ट को, पीपल के हित में काम नहीं कर पाते हैं, है ना. कभी कभी बैड डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में. देन डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन. डेमोक्रेसी करप्शन को जन्म देता है ना, ऑन द बेस ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन. क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इसमें इलेक्शन के बेस पर चुना जाता है. जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसलिए वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कुछ भी कि उन्हें किसे चुनना है. सो दिस इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी. नाउ हम पढ़ेंगे इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, है ना. इसमें चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1958 में चाइना में एक फेमाइन आया था. वो फेमाइन वर्ल्ड का सबसे बुरा फेमाइन माना जाता है. इसमें लगभग 3 करोड़ पीपल मारे गए थे. इसके दौरान जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना की कंडीशन से बहुत अच्छी नहीं थी. फिर भी जो इंडिया था, इंडिया में ऐसा कोई फेमाइन नहीं आया था जैसे चाइना में आया था. जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका विचार है, ये मानना है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इन दोनों कंट्रीज़ की, उसका रिज़ल्ट भी डिफरेंट रहा, है ना. किस तरह से, ये हम अभी पढ़ते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उस समय डेमोक्रेसी थी, जबकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है ना. तो ये दोनों के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर है. तो इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी थी तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने फूड स्कैर्सिटी को रिस्पॉन्ड किया, जबकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उसने ऐसा नहीं किया. देन दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना. और साथ ही उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कोई बहुत बड़ी संख्या में फेमाइन नहीं हुआ है, एक बहुत बड़े एरिया में फेमाइन नहीं हुआ है. इफ़ चाइना टू हैड
अगर चाइना में भी ऐसा मल्टी पार्टी सिस्टम होता जैसा इंडिया में था, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उस पर प्रेशर डालती कि जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के पीपल के लिए कुछ करे या फिर सच को सामने लाने की कोशिश करती। तो बहुत सारे लोग जो थे वो मरने से शायद बच जाते फेमाइन में, क्योंकि चाइना ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थी कि जो फेमाइन आया है वो बहुत लार्ज एरिया में आया है और बहुत सारे लोग उससे मर रहे हैं। अगर ये कंडीशन इंडिया में होती, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो अपोजिशन है वो ज़रूर इस पर सवाल उठाता और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये जो एग्ज़ाम्पल है इससे ये निकल के आता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। डेमोक्रेसी दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे काफ़ी बेटर है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा अकाउंटेबल होती है ना, उत्तरदायी होती है, वो अपने कंट्री के पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई एक इंडिविजुअल को डिसीज़न लेने का राइट नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और बहुत सारे लोगों का दिमाग एक साथ काम करता है। तो जो मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है वो भी पॉइंट आउट हो जाती है इसमें, और कोई भी गलत डिसीज़न लेने से बच जाते हैं। तो इसमें जो डिसीज़न मेकिंग है वो सही, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, अक्सर सही डिसीज़न लिए जाते हैं। तो ये दूसरा इसका एक एडवांटेज है। नाउ द थर्ड इज़ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो डेमोक्रेसी है वो जो आपसी विवाद है, जो डिफरेंसेस हैं, उनसे डील करने का मेथड प्रोवाइड करती है ना। किसी भी सोसाइटी में जो लोग हैं वहाँ सोसाइटी में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो किसी भी कंट्री में, जैसे हमारी ही कंट्री है जहाँ पर इतनी ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कई सारे रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं, डिफरेंट कास्ट हैं यहाँ पर, है ना। और जो पूरा वर्ल्ड है वो काफ़ी डिफरेंटली प्रेफरेंस देता है। जो प्रेफरेंसेस किसी एक ग्रुप को होते हैं वो दूसरे ग्रुप को क्लैश करते हैं। ठीक है, जो एक ग्रुप के लिए प्रेफरेंस है तो दूसरे ग्रुप के लिए भी वो प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन वो जो प्रेफरेंस है किसी एक को ही मिलता है, इसलिए दोनों के जो प्रेफरेंसेस हैं आपस में क्लैश होते हैं। तो इसको कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ब्रूटल पावर से सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें एक ग्रुप जो है जो ज़्यादा पावरफुल है वो डिक्टेट करता है अपने टर्म्स और जो दूसरे हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये जो है रिसेंटमेंट को और अनहैप्पीनेस को लीड करता है ना। तो एक जो ग्रुप है, दूसरा जो पावरफुल नहीं है वो खुश नहीं होगा, है ना। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक साथ ज़्यादा समय तक फिर नहीं टिक सकते अगर ऐसा हुआ तो। डेमोक्रेसी जो है पीसफुल सॉल्यूशन देती है हर प्रॉब्लम का। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है, कोई परमानेंट लूज़र नहीं होता है। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते हैं। जैसे इंडिया हमारा देश है, इंडिया जैसी जो डाइवर्स कंट्री हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी के कारण ही यहाँ पर डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। नाउ नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति, कोई भी जो पीपल है, कोई भी पर्सन है, उसके साथ किसी भी बेस पर, चाहे उसकी कास्ट या उसके रिलीजन या उसके रेस या उसकी लैंग्वेज या उसके रीजन, किसी भी बेस पर उसके साथ किसी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। सबको बराबर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए। तो इसमें हर सिटीज़न की डिग्निटी का
पूरा ध्यान रखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमने जो अभी ऊपर पढ़े इसके एडवांटेजेस या इसके फेवर में जो हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जो है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपेक्षा बेटर है, क्योंकि ये हमेशा अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेता है ना। अगर अगर हमने इलेक्शन के थ्रू जो हमने गवर्नमेंट चुनी है, अगर वो हमारे इंटरेस्ट को फुलफ़िल नहीं करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस गलती को सुधार कर जो है नेक्स्ट इलेक्शन में उसको उसके पोस्ट से रिप्लेस करके हम दूसरा लीडर अपने लिए चुन लेते हैं। तो इसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करने का मौका दिया जाता है। नाउ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट का प्रकार है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है इससे हट के इसके अलावा भी इसकी काफ़ी ब्रॉड मीनिंग है, ये काफ़ी विस्तृत रूप में इसको लिया जाता है डेमोक्रेसी को, है ना। In the countries we call democracy, all the people do not rule. डेमोक्रेसी में आपको पता है जैसे इंडिया है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर जो करोड़ में जो पॉपुलेशन है, तो वो हर एक व्यक्ति तो रूल नहीं करता है ना। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है और फिर उसके बिहाफ पर वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीज़न लेते हैं। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी मेजॉरिटी बनाते हैं और मेजॉरिटी जो है अपने में से एक लीडर चुनता है और फिर वो लीडर डिसीज़न लेता है। तो कोई एक व्यक्ति को डिसीज़न मेकिंग पावर इसमें नहीं दी जाती है ना। तो ये इसीलिए नेसेसरी है, ऐसा इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग फिज़िकली का इन्वॉल्व होना फिज़िकली इम्पॉसिबल होता है ना। एक साथ हर व्यक्ति तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इसीलिए वो एक कलेक्टिव डिसीज़न लेते हैं और अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, है ना। अगर वो ऐसा कर सके तो जो सिटीज़न है उनके पास टाइम नहीं है। अगर हर एक को इसमें शामिल होने का अधिकार भी दिया जाए तो इतना समय नहीं है कि जो इतने सारे सिटीजन्स को मौका दिया जाए, है ना। जो डिज़ायर्स हैं या फिर जो स्किल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करने की और सारे डिसीज़न लेने की, वो सबके पास नहीं हो सकती, है ना। तो ये क्लियर है, लेकिन जो मिनिमल अंडरस्टैंडिंग है ये डेमोक्रेसी की, ये जो क्लैरिटी है हमको डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में डिफरेंस करने में हेल्प करती है। लेकिन ये हमें डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में अंतर नहीं करने का हमें अलाउ नहीं करती है। डेमोक्रेसी जो है वो भी गुड डेमोक्रेसी एक होती है ना, और एक ओनली डेमोक्रेसी होती है। एक जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो जो पीपल है वहाँ के उनके विशेष के अकॉर्डिंग वहाँ का गवर्नेंस नहीं हो पाता है। तो गुड डेमोक्रेसी वही है जहाँ वो ही होता है जहाँ पर हर व्यक्ति वहाँ रहने वाला जो है, हर सिटीज़न का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है और हर सिटीज़न की जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होती हैं। कोई भी जो सिटीज़न है उस कंट्री में रहने वाला वो कभी भूखा ना रहे, कोई इलिटरेट ना रहे, कोई पुअर ना रहे, तभी असल मायने में डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी कहलाती है ना। हम कभी कभी डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया जाता है, गवर्नमेंट के अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली व्हेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर। जैसे यहाँ एक फैमिली का दिया हुआ है कि एक फैमिली में डेमोक्रेसी कैसे होती है
है ना। इसमें बताया गया है कि अगर किसी फैमिली में सब मिल करके एक साथ बैठ करके किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं डिसीज़न लेने के लिए, और हर व्यक्ति का ओपिनियन उसमें इक्वली मैटर करता है, तो वो फैमिली भी डेमोक्रेटिक फैमिली कहलाएगी, है ना। अगर एक स्कूल का एग्जांपल दिया गया कि अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलने की या फिर क्वेश्चन पुट करने की आज़ादी अगर नहीं देता है, उसको अगर टीचर को पसंद नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पूछे या फिर बोले, तो या वहाँ पर ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, ये डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट नहीं है। अगर कोई लीडर है ना, वो और उसके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो हर चीज़ डिसाइड करते हैं पार्टी में, है ना, तो वो उसे डेमोक्रेसी कैसे कहा जा सकता है ना। नाउ नेक्स्ट, समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, है ना। जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो तभी आएगी किसी भी कंट्री में जब एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा रात को। एक डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न इक्वल रोल प्ले करने में के काबिल होना चाहिए, हर व्यक्ति को हर तरह से इक्वालिटी हो। इसके लिए हमें केवल इक्वल राइट टू वोट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर सिटीज़न को ज़रूरी है कि उसको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले, बेसिक एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले और कमिटमेंट सबको एक जैसा, सबके पास एक जैसा कमिटमेंट हो। ओके, तो जो हमारा फोकस है वो कुछ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स को लेकर के है डेमोक्रेसी में एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ इस क्लास में जो हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी, वो सिर्फ हमारा फोकस किस पे रहेगा, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी आज के समय पर पूरे वर्ल्ड में, जिसमें पीपल के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस को रन करते हैं, है ना। लेकिन जो कम्युनिटी है, अगर कोई कम्युनिटी बहुत स्मॉल है तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक डिसीज़न है वो दूसरी तरीके से लिए जाएंगे। वहाँ पर हर व्यक्ति एक साथ बैठेगा, डिसीज़न लेगा डायरेक्टली, है ना। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ऐसा जैसा कि ग्राम सभा में होता है ना, ग्राम सभा भी इसी जो है इसी तरीके से, इसी डेमोक्रेटिक वे से काम करती है। और भी दूसरे डेमोक्रेटिक वेज हैं डिसीज़न मेकिंग में। इसका ये भी मतलब है कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी की जो फीचर्स होते हैं, जो भी फीचर्स बताए गए हैं डेमोक्रेसी के, है ना, जो हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में, वो सिर्फ मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं एक डेमोक्रेसी के लिए, है ना। और ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाता है, डेमोक्रेसी को आइडियल नहीं बनाते ये सारे फीचर्स। हर डेमोक्रेसी ट्राई करती है ये रियलाइज़ करने को जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस के, डिसीजन मेकिंग के। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, एक बार में ही ये सारी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री से अचीव नहीं कर सकती। इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है, ताकि और कांस्टेंट एफर्ट्स के थ्रू ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन बनाया जा सकता है। इसमें डिसीजन मेकिंग मटेरियल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है डेमोक्रेटिक वे में। तो एक सिटीज़न होने के नाते हम क्या कर सकते हैं हमारी कंट्री को ज़्यादा या फिर कम डेमोक्रेटिक बनाने के लिए? इसमें सिटीज़न का बहुत बड़ा हाथ होता है। सिटीज़न जो हैं इस जो कंट्री की या फिर डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ होते हैं या फिर वीकनेस भी होते हैं। जो हमारे देश का ये भाग्य है कि जो भी रूलर्स हैं वो कंट्री पर डिपेंड हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीज़न डू, है ना। जो सब हैं डिपेंड, जो रूलर हैं किस पर डिपेंड है, यहाँ के सिटीज़न पर, बिकॉज सिटीज़न ही उनको चुनती है। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। तो यही जो मैटर है कि जो देश का भाग्य है या फिर जो लीडर है उसकी जो किस्मत है वो किस पर डिपेंड करती है, कंट्री के सिटीज़न पर।
यही जो एक इसका फीचर है वो डेमोक्रेसी को दूसरे गवर्नेंस के फॉर्म से अलग करती है। और भी जो फॉर्म है गवर्नमेंट के, जैसे कि मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, या फिर वन पार्टी रूल है, जिसमें सभी सिटीज़न को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता। इनफैक्ट ज़्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं वो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना पसंद ही नहीं करती कि कोई भी सिटीज़न इसमें इंटरफेयर करे गवर्नेंस में। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो टोटली एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर ही डिपेंड करती है। जो देश के नागरिक अगर देश के नागरिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी डेमोक्रेसी चल सकती है किसी भी कंट्री में। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी जो है इसका फोकस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर ही है। ओके, इसीलिए जो डेमोक्रेसी है दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो दिस चैप्टर is completed now. Read this chapter nicely and listen the explanation carefully. After that I will send you the book work and question answer.